आज एक लंबे अरसे के बाद अपने पसंदीदा एक्टर राजकुमार राव से मुलाकात करने का मौका मिला। राजकुमार राव की एक फिल्म आ रही है 15 जुलाई को जो रिलीज़ होनी है, हिट द फर्स्ट केस। तो एक क्राइम थ्रिलर है, उसी सिलसिले में इंटरव्यू करना था और काफ़ी बातचीत भी हुई। आज राजकुमार राव से जब बातचीत हुई तो ख़ासतौर पर दिल्ली के क्राइम को लेकर या देश के बड़े क्राइम को लेकर। जैसे राजकुमार राव खुद गुरुग्राम के रहने वाले, जो पहले गुड़गांव था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की, और आप सभी जानते हैं एक बेहतरीन एक्टर। मेरा जो पसंदीदा फिल्म है मेरी उनकी न्यूटन, लाजवाब एक्टिंग। तो चाहे वो निठारी हो, तंदूर हो, आरुषि हो, सारी इन चीज़ों पे बात हुई। लेकिन राजकुमार राव ने बताया कि सबसे जो एक ऐसी क्राइम की खबर जिसने खुद उनको दहलाया वो थी बुराड़ी केस, जिसमें एक साथ एक फैमिली के 11 लोगों ने सुसाइड किया था। मतलब 10 तो उसमें कत्ल था एक तरह से और एक सुसाइड। तो पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू क्राइम तक पर दीपक को कहा है आप डालेंगे और देखिएगा, सुनिएगा। और फिल्म भी आ रही है, क्राइम थ्रिलर है। और राजकुमार ने कहा कि 2 घंटे तक आप सीट से हिलेंगे नहीं, तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और हमारे एक साथी ईशान, उसने भी कहा कि लाजवाब फिल्म है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ इस फिल्म को देखने का। और ये जो पूरी बातचीत और इंटरव्यू है, ये भी आप क्राइम तक में देखेंगे। कुछ देर के बाद इसको अपलोड भी कर देंगे। अब आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले हाँ, एक और चीज़। आज इंग्लैंड की हालत एकदम खस्ता। करीब एक वक्त जब मैंने मैच देख रहा था 88 पे 8, 88 for 8, तो बुमराह शुरू में कमाल, फिर शामी की गेंदबाजी ज़बरदस्त। तो बेहतरीन फॉर्म में इंडिया अच्छा है इस वक्त। क्रिकेट अच्छा देखने को मिल रहा है और यही दुआ है कि इंडिया जीते। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको फिर याद दिला दूं कि तमाम ऐसी ही कहानियाँ, बायोग्राफी, थ्रिलर, एडवेंचरस, मिस्ट्री, रोमांस, क्राइम कुकू एफएम ऐप पर भी आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम ऐप पर इस तरह की तमाम कहानियाँ हैं। और क्राइम 50 है, क्राइम तक फैमिली के लिए डिस्क्रिप्शन पे पूरा लिंक है। और ख़ासतौर पर इसमें आजकल जो एक कहानियाँ 2 आपको एक बार मैंने भी सुनाई थी पहले, साइनाइड मोहन और मलिका की कहानी, तो वो कहानी भी कुकू एफएम पर है, आप उसको सुने। इसके अलावा शास्त्री डेथ मिस्ट्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की जो पहेली है, उसके ऊपर भी है ये ऑडियो बुक। तो कुकू एफएम पर आप अपनी मनपसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी झारखंड की है। इत्तेफाक से आज ही प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर गए थे, देवघर गए, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है। और देवघर मैं जा चुका हूँ क्योंकि उसके करीब एक जगह है झाझा, वहाँ मैं कई बार गया हूँ। और तो आज वहाँ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। और ये कहानी उसी झारखंड की है, लेकिन जमशेदपुर की है। जमशेदपुर, जहाँ सुप्रतीम बनर्जी रहता है। जमशेदपुर में एक दबंग परिवार, इस परिवार के एक मलखान सिंह, सभी को जानते हैं वहाँ पे, एक दबंग नेता, और ये एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे। तो पूरा परिवार अच्छा खासा दबंग, इनकी अच्छी खासी शहर में एक तरह से रोब रुतबा। उनका एक भाई, बल्कि साला, जिसका नाम है कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह 29 जून को, इसी पिछले महीने, उन्हीं के घर में कुछ बदमाश घुसते हैं और गोली मार देते हैं। कन्हैया सिंह की मौत हो जाती है। अब कन्हैया सिंह की मौत, एक दबंग नेता के साले की मौत, वो भी कत्ल, गोली मारकर। अब शहर में हंगामा हो गया। छोटा सा शहर है जमशेदपुर, और इसलिए कि उस शहर के लोग ये जानते हैं कि जब किसी दबंग से जुड़ा हुआ या किसी नेता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मसला होता है तो क्या होता है। तो अब शहर में ये था कि कहीं पुलिस को भी ये खतरा था कि अब ये जो कत्ल हुआ है, कहीं इसको लेकर गैंग वॉर ना शुरू हो जाए, खून खराबा ना हो जाए बदला लेने के लिए। और इस कत्ल को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता गया, कातिलों को पकड़ो। तमाम नेताओं ने भी धरने प्रदर्शन, चक्का जाम शुरू कर दिया। और चूंकि कांग्रेस से ताल्लुक था मलखान सिंह का, कांग्रेस के एमएलए रहे, तो कांग्रेसी नेता भी सब उतर आए सड़क पर। जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी, उन्होंने इस कत्ल को लेकर अपनी बयान दिए। अब कांग्रेसी नेता सब धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शहर में लोग भी कर रहे हैं, और जो मलखान सिंह के लोग हैं, जो चाहने वाले, वो भी कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर है। यहाँ तक कि मलखान सिंह ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि जो भी कातिल का सुराग देगा उसको वो 1 लाख रुपए देंगे। अब मलखान सिंह अपने साले के कातिल के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं। और पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि कातिल को पकड़ो, जल्दी पकड़ो। मामला पॉलिटिकल हो गया। अब यहाँ से पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। दबाव तो था ही था। अब पुलिस सबसे पहले घर वालों से तमाम चीज़ पूछताछ करती है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे पुलिस को कोई शक हो। फिर पुलिस अपनी बेसिक पर लौटती है, कहती चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि कत्ल जो हुआ था, ये आदित्यपुर इलाका है जमशेदपुर में, जहाँ पे ये रहते थे कन्हैया सिंह। तो कन्हैया सिंह के घर में ही हुआ था कत्ल। और कन्हैया सिंह के पास बाकायदा उनके अपने सुरक्षा कवच यानी गार्ड भी हुआ करते थे।
लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला। कातिल आए, गोली मारी और भाग गए। तो पुलिस ने कहा चलो आदित्यपुर उनके घर से ही शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज आजकल सबसे आसान है क्राइम की सीन को खंगालना या परखने के लिए। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से कामयाबी मिली। एक कैमरे में एक शख्स बड़ी तेजी से भागता हुआ नजर आया, बदहवास, और पुलिस को उस कैमरे का जो वक्त था और कन्हैया सिंह के कत्ल का जो वक्त था वो लगभग आसपास का था। तो यही था कि शायद यही कातिल है जो भाग रहा है। इसके अलावा कुछ और परछाइयां भी थी, लेकिन कैमरे की इमेज बड़ी साफ नहीं थी, धुंधली सी थी, रात का वक्त भी था और थोड़ी दूरी की वजह से भी। तो अब पुलिस को लेकिन ये मिला कि हाँ, इस वक्त पे जिस वक्त कत्ल हुआ है, जो चश्मदीदों ने जो टाइम बताया उस हिसाब से एक शख्स भाग रहा बदहवास। पुलिस ने शायद उसको जीरो इन करना शुरू किया। उसके बाद उसकी अच्छे क्वालिटी में करने के बाद उसको अब चेक करना शुरू किया कि यह है क्या। तस्वीर क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी ने उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस इमेज को सामने लाया। और जब इमेज सामने आया तो पुलिस को पहली कामयाबी मिली। जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में था उसकी पहचान हुई निखिल गुप्ता नाम के एक क्रिमिनल के तौर पर। जब पुलिस ने निखिल गुप्ता की कुंडली खंगाली तो पता चला कि एक शूटर टाइप है, किराए पे कत्ल करता है, बदमाश भी है। अब पुलिस को लगा कि निखिल गुप्ता ने एक पूर्व एमएलए दबंग नेता के साले का कत्ल क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, या किसी ने कत्ल करवाया। अब ये जांच चल रही है। पुलिस को अब चेहरा मिल चुका था, नाम मिल चुका था, लेकिन अभी निखिल भी नहीं मिला और उसकी तलाश जारी थी कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। लेकिन फिर भी उधर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने परिवार को ये तसल्ली देने की कोशिश की कि हमने कातिल को ढूंढ लिया है। निखिल गुप्ता का नाम भी बताया, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं कि वो करेगा। उनकी नज़र में ये बहुत बड़ी साजिश थी। तो 1 लाख का इनाम अब भी कायम है मलखान सिंह की तरफ से। अब पुलिस निखिल गुप्ता के कॉल डिटेल को खंगालती है तो पता चला कि हाँ, जिस रात कत्ल हुआ उसका पूरा लोकेशन उधर ही था। उसके बाद उसके कॉल डिटेल को और जब आगे तक खंगाला गया तो पता चला कि अब तो वो शहर छोड़कर भाग चुका है और बनारस पहुंच गया है। अब ये सारी चीज़ें मिली। कॉल डिटेल से एक और चीज़ पता चली कि कत्ल से पहले उस दिन लगातार निखिल गुप्ता एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बात कर रहा था और ये नंबर था राजवीर नाम के एक नौजवान का। अब पुलिस को लगा कि राजवीर कौन है, सबसे ज़्यादा कॉल उसी के नंबर पे, एन कत्ल से पहले, कत्ल के बाद, कत्ल के फिर कई घंटों बाद भी। अब पुलिस ने राजवीर को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि राजवीर कभी इन्हीं कन्हैया सिंह के पड़ोस में रहा करता था। अब राजवीर की और कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि राजवीर कन्हैया सिंह की एक बेटी जिसका नाम अपर्णा सिंह है, उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता है। और जब डिटेल में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इन दोनों ने स्कूलिंग साथ में की और जब ये 8वीं में थी अपर्णा और 10वीं में था राजवीर, तभी इन दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। फिर ये मामला कॉलेज तक चला और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और ये पड़ोस में रहता था अपर्णा के ही घर के। तो मुखबिरों और बाकी लोगों से पता चला कि इन दोनों के इस प्यार के रिश्ते की खबर कन्हैया सिंह को लग गई और कन्हैया सिंह ने इसके ऊपर फिर गुस्सा हुए, अपनी बेटी को डांटा और साथ में फिर राजवीर को बुलाकर कई बार डांटा। बट इन दोनों का मिलना जुलना, बातचीत जारी रहा। ये बात कन्हैया सिंह को पता चली, वो फिर नाराज़ और कन्हैया सिंह ने फिर राजवीर को न सिर्फ कई बार बुलाया, धमकाया, बेइज्जत किया, फिर उसके परिवार वालों को भी धमकी देनी शुरू की कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के करीब आया, पीछा नहीं छोड़ा तो सबको मार डालेंगे। राजवीर के माँ बाप शरीफ थे, उन्हें लगा कि ये दबंग परिवार है, इनका जीजा जो है वो एक्स एमएलए है, शहर में रुतबा है और हम सीधे साधे लोग पता नहीं क्या हो जाए। तो राजवीर के माँ बाप ने कहा कि बेहतर यही है, जान बचाओ और इस इलाके से निकल जाओ। उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया, अपना घर बेचकर दूर उस बस्ती से कहीं और जाकर बस गए। लेकिन राजवीर और अपर्णा का प्यार जारी था। इस दौरान राजवीर को उसके घर वालों ने, माँ बाप ने समझाया कि बेटा, जिस जगह तू जा रहा, जिस रास्ते पे जा रहा वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं तेरे प्यार के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी परिवार जो है वो शायद हमें बख्शेगा नहीं। तो राजवीर को भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद अपर्णा के साथ प्यार उसके परिवार पर भी भारी पड़ेगा। उसने फिर अपर्णा से बात की और कहा कि हमारा रिश्ता यहीं तक हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक रोज़ अचानक ये हुआ कि अपर्णा ने एक वीडियो शूट किया। उसने चूहे मारने वाली दवा जो है, जहर है, उसको लिया और वीडियो में पूरा उसने बोला कि अब मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी और तुमने मुझे छोड़ा, मुझसे अलग हुए तो मैं मर जाऊंगी और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अपना जवाब दो कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तुम मुझे प्यार करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद राजवीर डर गया। उसे लगा अगर अपर्णा ने ऐसा कुछ कर लिया तो उसके घर वाले तो फिर तो उसके पूरे फैमिली को ही मार डालेंगे। फिर उसने अपने फैसले को पलटा
और अपर्णा को कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद दोनों में फिर बातचीत शुरू हो गई, मिलना जुलना शुरू हो गया, और इत्तेफाक से ये बात फिर कन्हैया साहब को पता चल गई, जो अपर्णा के पिता थे। वो फिर नाराज़ हुए, फिर धमकी दी। अब इन तमाम धमकियों से राजवीर बड़ा अजीब सी उसकी हालत हो गई। उसे लगा कब तक ऐसे चलेगा, शादी होगी नहीं शायद, और ये उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसे लगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे ये डर और दहशत दूर हो जाए। इसी सोच के साथ वो भटकता रहा। इसी भटकाव के दौरान उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता नाम के एक बदमाश से हुई। ये एक शूटर भी था। उसने अपने मन की बात बता दी। अच्छा, उस इलाके में ज़्यादातर लोगों को पता था कि कन्हैया सिंह की बेटी के साथ राजवीर का इश्क है। तो निखिल गुप्ता ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं भी कन्हैया सिंह से बड़ा तंग आया हूँ और मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। तो उसने पूछा तुम क्यों? तो उसने कहा कि मैं कई बार उस इलाके में जाता हूँ, क्योंकि वो बदनाम शख्स था निखिल गुप्ता क्राइम की दुनिया में। तो जब भी कन्हैया ने देखा तो उसे डांटा वाटा, अपने भाई की भी धमकी दी और कहा इस इलाके में दिखाई दिए तो मार देंगे। तो उसने कहा बड़ी बेइज्जती फील हुई और मैं चाहता हूँ कि कन्हैया सिंह को ठिकाने लगा दूँ। अब दो लोग एक साथ एक सोच के साथ आ गए, वो ये कि कन्हैया सिंह को ठिकाने लगा दें। और इसी के बाद इन्होंने प्लानिंग शुरू की। अब पुलिस को पता चला इन दोनों की, पहले तो निखिल गुप्ता के सीडीआर से कि वो बनारस में है। उसके बाद राजवीर के जब फ़ोन के जरिए पता चला तो पता चला कि वो कोलकाता क्या है, वहाँ किसी फार्म हाउस में है। पुलिस की टीम पहुँचती है झारखंड की दोनों जगह, और सही सूचना थी तो बनारस से एक और कोलकाता से दूसरा, इन दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले आती है। जमशेदपुर लाने के बाद शुरू में दोनों इधर उधर भटकाते हैं पुलिस को, लेकिन फिर आखिर में सारी सच्चाई बता देते हैं। अब पुलिस ने लगभग केस सुलझा लिया। कातिल के तौर पर इन दोनों को भी पकड़ के ले आए। अब जमशेदपुर और झारखंड पुलिस को लगा कि चलो जो पुलिस के ऊपर प्रेशर था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान भी धरना प्रदर्शन जारी है, और कुछ कांग्रेसी के जो इलाकाई नेता हैं वो लगातार कर रहे थे कि नहीं ये साजिश बड़ी है, और वो चक्का जाम, सड़क जाम, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, और मरखान सिंह का 1 लाख का इनाम अब भी कायम है कि जो भी सही सुराग देगा कातिल का। अब पुलिस को लगा कि दोनों को पकड़ लिया, ये दोनों ने कबूल भी कर लिया, लोग मान नहीं रहे। पुलिस ने फिर से इंट्रोगेशन करना शुरू किया, पूछताछ शुरू की। इसके बाद राजवीर से उसने पूछा कि तुम एक शरीफ घर के लड़के हो, चलो निखिल गुप्ता तो है वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तुम प्यार करते तो और भी रास्ता था, तुम उसको लेकर भाग सकते थे या कुछ और कर सकते थे, तो उसके ही पिता को मारने का क्या मतलब? इसके बाद राजवीर ने कहानी सुनाई, और इस कहानी को सुनने के बाद पूरा जमशेदपुर शहर एक बार फिर से चौंक उठा। कहानी कुल ये थी कि स्कूल से ही दोनों मिले, दोनों में प्यार हुआ, फिर कॉलेज पहुंचे, रिश्ता कायम रहा, धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन अपर्णा के पिता को ये बात पता चली। अपर्णा की शादी वो अब कहीं और करना चाहते थे। अपर्णा राजवीर से करना चाहती थी, राजवीर से वो करना नहीं चाहते थे। और ये बात धीरे धीरे अपर्णा के मन में बैठ गई कि उसके घर वाले शादी करने नहीं देंगे, और वो शादी के लिए जिद में थी कि वो करेगी तो राजवीर से, और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। पिछले बर्थडे में, अपर्णा का बर्थडे उसके घर वालों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पिता ने भी कहा कि चलो अब इसको भुला देते हैं राजवीर, और उसकी कहीं अच्छा लड़का देखकर शादी कर देते हैं। उन्होंने इस बर्थडे पे 1 लाख रुपए की हीरे की एक अंगूठी अपनी बेटी को तोहफे में दी। कन्हैया सिंह ने अपर्णा को, अपनी बेटी को। बर्थडे के बाद लगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अपर्णा कुछ और सोच कर बैठी थी। उसे मालूम था कि जब तक उसके पिता हैं उसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि राजवीर से उसकी शादी हो जाए। इसी के बाद उसने एक दिन राजवीर से कहा, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे बिना एक दिन वीडियो बनाई थी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अब मुझे लगता है हमारे बीच में अगर कोई आएगा तो उसको भी बचने और रहने का मतलब नहीं है, और हमारे और तुम्हारे इस रिश्ते के बीच में सबसे बड़ी दीवार में मेरे बाप है। तो अगर मेरे बाप को रास्ते से हटा दो तो शायद हमारा मसला हल हो जाएगा। उधर राजवीर भी अपने परिवार और उसकी जो बेइज्जती हुई थी वो उसके अंदर एक तरह से बदला लेने की एक वो थी कि वो बदला लेना चाहता है। अब लगा कि जब एक बेटी ही अपने बाप को रास्ते से हटाने की बात कर रही है तो वो भी तैयार हो गया। इसके बाद तय हुआ कि ठीक है, और इसी दौरान में निखिल गुप्ता से मुलाकात हो गई। निखिल गुप्ता ने कहा ठीक है मैं गोली मारूंगा, लेकिन एक पिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करें? तो एक और लड़के की एंट्री होती है जो वहीं के एक कांग्रेसी नेता का नाबालिग बेटा है। उसकी दोस्ती पटना में कुछ लोगों से थी। वो वहाँ पहुँचते हैं और करीब 6,500-7 हज़ार रुपये में कट्टा खरीदते हैं। इस दौरान में 20 जून को अब यहाँ से शुरू होती है प्लानिंग, बल्कि शुरू हो गई 19 जून से ही। 19 जून को अपर्णा ये कहती है कि मेरे पापा
कल 20 जून को सोनपुर जाएंगे बिहार, और वहाँ कोई होगा नहीं तो तुम आसानी से वहाँ उनको रास्ते से हटा सकते हो। इसके बाद निखिल, साथ में राजवीर और वो नाबालिग बच्चा, ये जमशेदपुर से सोनपुर के लिए निकलते हैं। वहाँ जाते हैं जिस जगह पे, अच्छा सारा व्हाट्सएप पे लोकेशन अपने बाप का खुद अपर्णा इन कातिलों को देती है और अपने प्रेमी को। उधर अंगूठी उसने दे दी थी। अपर्णा ने कहा कि ठीक है, कातिल का इंतजाम करो, गोली चलाने वाले का। राजवीर ने निखिल गुप्ता का इंतजाम किया। निखिल गुप्ता ने कहा कि मेरा इसमें फ़ायदा क्या है, मुझे पैसे चाहिए। तो उसे 5,000 रुपये कैश, एक शराब की बोतल ये दी गई। उसने कहा ये कम है, तो उसने कहा ये लो। अपर्णा ने अपने पिता की हीरे की अंगूठी जो जन्मदिन पर उसको तोहफे में मिला था वो राजवीर को दिया और कहा कि अगर पैसे कम पड़े तो ये कातिल को दे देना। राजवीर के पास पैसे थे नहीं। उसने 5,000 रुपये और शराब की बोतल के अलावा कहा ये लो, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, ये अंगूठी तुम सुपारी के तौर पर रख लो। निखिल ने वो अंगूठी रख ली। इसके बाद ये लोग सोनपुर पहुंचे। कट्टा ले चुके थे, लेकिन वहाँ देखा कि काफ़ी भीड़ है और उस भीड़ में गोली चलाकर भागना मुश्किल है। तो इनका ये इरादा वहीं ख़त्म हो गया, प्लान ड्रॉप हो गया और ये लोग बिना कन्हैया को गोली मारे वहाँ से वापस लौट आए। अब अपर्णा ने कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूँगी कब मेरे पापा अकेले होंगे। 20, 21, 22, 23 गुजरता रहा। 29 जून की शाम को अचानक अपर्णा ने कहा कि आज कुछ फंक्शन है किसी एक घर में, तो पापा लेट आएंगे और जब लेट आएंगे तो सन्नाटा होगा मेरे घर के आसपास, तो आज मौका है। 29 जून की रात को पहले से ही उसने निखिल गुप्ता और राजवीर को अपने घर में बुलाया और छत पर छुपा दिया। देर रात इसके फादर लौटते हैं। जैसे ही वो घर में सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, निखिल गुप्ता कट्टा निकालता है और गोली मार देता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इस तरीके से एक बाप ने जो अपनी बेटी को जन्मदिन पर तोहफे में एक हीरे की अंगूठी दी, बेटी ने वही अंगूठी अपने उसी बाप के सुपारी के नाम कर दी। अब दूसरा ये कि इधर जीजा जो है उधर मलखान सिंह, उन्होंने 1 लाख का इनाम का ऐलान कर रखा है। नेता जो है वो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पूरे धरना प्रदर्शन को, कातिलों को पकड़ने के लिए जो लीड कर रहा था एक नेता कांग्रेस का, उसका अपना नाबालिग बेटा, पता चला कि इस पूरे कत्ल की साजिश में वो भी शामिल है। और ये जो शामिल है नाबालिग, इसने कत्ल के लिए वो कट्टा दिलवाया पटना से 6,500 से 7,000 रुपये के दरमियान। तो जो लोग कातिल को पकड़ने के लिए, कातिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पता चला कि उन्हीं में से एक इस कत्ल की साजिश में शामिल है। और जो लोग कातिल को पकड़ने के लिए गुस्सा हो रहे थे और जो खुद परिवार के लोग इनाम का ऐलान कर रहे थे 1 लाख रुपए, पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उनके ही अपने परिवार की एक बेटी है। ये बात सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के पास सारे पुख्ता सबूत थे। वो सीडीआर, डिटेल, रिलेशन, बातचीत, दोनों की लोकेशन, अपर्णा के साथ उसका रिश्ता और कातिल के पास, निखिल गुप्ता के पास से बरामद हीरे की वो अंगूठी जो बतौर सुपारी दी गई थी, ये सारे सबूत काफ़ी थे। और इसी के बाद फिर पुलिस ने अपर्णा को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद के कत्ल के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। कातिल घर में ही था। खुद अपर्णा के अपने घर वालों को यकीन नहीं हुआ। कन्हैया के जीजा मलखान सिंह जिन्होंने ऐलान किया था, उन्हें भी पछतावा हुआ कि उन्होंने क्या किया। और वो कांग्रेसी नेता जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उनका अपना नाबालिग बेटा भी इसमें निकलेगा, उन्हें भी यकीन नहीं था। तो इस तरीके से इस कहानी का क्लाइमेक्स सामने आया, एक अफसोसनाक कहानी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला वही अपना। आज लखनोत्रा पिता भाई, इनका जन्मदिन है। ये गुजरात से है लेकिन फिलहाल सऊदी अरब में है, तो हैप्पी बर्थडे लखनोत्रा साहब। साथ ही डॉक्टर अंकुर जाखड़, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अंकुर साहब। और डॉक्टर सचिन बुदानिया जी ने भेजा है, ये फिलहाल फिलीपींस में है। इसके अलावा गुरु मूलचंद भाटी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भाटी जी। मोनालिसा बेगम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोनालिसा जी। और ज़ियाउर रहमान साहब की पत्नी है ये। इसके अलावा सुमन सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमन सिंह। और इन्होंने एकदम बिल्कुल मुझे ऑल इंडिया रेडियो का वो याद दिला दिया, झुमरी तलैया से वो, और वो लिस्ट देखिएगा आप। सुमन सिंह जी, पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। और इनको जो विश किया है, किरण सिंह, सुनीता, वंश, सीनू, गोलू, किट्टू, बिट्टू और प्रवीण कुमार सिंह ने, तो थैंक यू सो मच। प्रीति सिसोदिया जी, आपने मेल लिखा था और आपने जो कुछ भी लिखा है मैंने आपको मेल का रिप्लाई भी किया है, और जो भी हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगा। इसके अलावा रघुवीर भाटी जी हैं बाड़मेर से। साथ ही सावन चौबे जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। भूपेंद्र मिश्रा जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है।
बादल डोलास ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, सनी सैनी ने भी की है, और इन्होंने एक ऑपरेशन रेड विंग्स की कहानी की फरमाइश की है। कुलदीप उपाध्याय जी ने भी की है। इसके अलावा देवाशीष उपाध्याय हैं, एडवोकेट अमीश पांड्या जी, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आप पास करें, खूब नाम कमाएं, मेरी तरफ से तमाम शुभकामनाएं आपको। मोहम्मद शाहनवाज, इसके अलावा हरप्रीत किट्टू, इयाम शोना एक स्टोरी की फरमाइश की है, शुभम तेलांगे, साथी प्रशांत कुमार मेरठ से हैं। इसके अलावा अमाना, इब्राहिम, इबाद, नदीम, सैयद अजहर और इनकी अम्मी बीच में उदास थी, कहानियाँ नहीं आती थी। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के प्यार के लिए। प्रीति शर्मा, इसके अलावा अनीता, आपने जो भी कहा कल की स्टोरी के बारे में और उसमें अपनी राय दी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। ब्रजेश कुमार पाठक जी वाराणसी से। शंकर कामले हैं और इन्होंने कुछ लिखा था, मैं भूल गया हूँ। इसके अलावा हाँ, शंकर कामले जी ने जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो अभी जो कत्ल हुआ है, मैं उस वक्त बाहर था तो ये कहानी सुनना चाहते थे, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सुनाऊँ डिटेल में। मोहम्मद आमिर, इसके अलावा शंकर दयाल मिश्रा, विधि शाह, इनका एक्सीडेंट हो गया और दुआ करते हैं कि ये फटाफट ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो विधि जी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआएं हैं। इसके अलावा अरविंद आज़ाद, आकाश सिंह, धूप सिंह, संदीप शंकर, रजत भारद्वाज और गोविंद जांगड़ा, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और जो भी कहानी की फरमाइश की वो भी जल्द पूरा करेंगे। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि जो राजकुमार राव से पूरी बातचीत इंटरव्यू हुआ थोड़ी देर में, मैंने हालांकि दीपक से कहा वो डाल देगा, तो आप सुनिएगा और सुनने के बाद